सामाजिक विज्ञान के महान प्रवक्ता SB सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों को पुनः ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके अंतर्गत आज हम आप लोग पढ़ाने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या पढ़ाएंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंतर्गत देखा जाए, पिछले वीडियो में बताया भी गया, पिछले लेक्चर में, कि किस प्रकार से शुरुआत हुई। देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान आप लोग नहीं पढ़े, इतिहास, ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति तो नहीं पढ़े, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसी का जस्ट आगे वाला ये वीडियो है, राइट। अब देखिए कि सबसे पहले किस प्रकार से फ्रांस के लोगों ने अर्थात फ्रांस की जनता ने किस प्रकार से राजतंत्रीय व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दिया और वहां पर प्रजातंत्र की स्थापना होती है, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत धीरे धीरे हुआ क्या कि सबसे पहले फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना हुई, फिर धीरे धीरे फ्रांस से निकलकर अन्य जो है जगहों पर अर्थात अन्य देशों में जो है राष्ट्रवाद की स्थापना होती है, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है। तो इसी के अंदर जानते हैं सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? नेशनलिज्म, अर्थात होता क्या है, अपने राष्ट्र के प्रति, किसके प्रति? अपने राष्ट्र के प्रति क्या, किसकी भावना? प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। याद हुआ? अब देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति, किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, ठीक है, अर्थात देश के प्रति किसकी भावना होनी चाहिए? प्रेम की भावना हो, समर्पण की भावना हो, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि अपने राष्ट्र के प्रति क्या है? समर्पित हैं। क्या है? समर्पित हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हम राष्ट्रवाद कहते हैं। एक शब्द आया है, राष्ट्र शब्द आया है। राष्ट्र क्या हो, राष्ट्र होता क्या है? तब देखिए, एक व्यक्ति है, किताब में दिया है, अर्नेस्ट रेनर। अर्नेस्ट रेनर ने क्या कहा? समान भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान भाषा होनी चाहिए, नस्ल होनी चाहिए और धर्म होना चाहिए, समान धर्म होना चाहिए, समान नस्ल के लोग होने चाहिए, से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। लेकिन देखा जाए, अपने देश में समान भाषा के लोग नहीं रहते हैं, एक ही नस्ल के लोग नहीं रहते हैं, एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, अपने यहाँ जो है कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई नस्ल के लोग रहते हैं यहाँ पे, और कई धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो क्या हमारा देश जो है राष्ट्र नहीं है क्या? लेकिन है राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र ही है, ठीक है ना, इससे नहीं। लेकिन इनको, इनके शब्दों में, अर्नेस्ट रेनर, इन्होंने कब दिया परिभाषा? ये 19वीं शताब्दी में दिए थे, लेकिन आधुनिक में देखा जाए तो अलग है, राइट। तो ये चीज हो गया। अब अगला आता है, एक शब्द है स्टेट जनरल। क्या है स्टेट जनरल? क्या है स्टेट जनरल? क्या है? यह बेटा क्या था कि यह फ्रांसीसी क्रांति की मामला है। फ्रांस क्रांति पढ़ा रहा है ना, और यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ आया था? फ्रांस में आया। तो यह क्या है? स्टेटस जनरल है क्या? यह आम सभा थी। कैसी सभा थी? आम सभा थी, जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों के, जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों को क्या करना? प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं। और बाद में इसका नाम क्या हो गया था? नेशनल असेंबली हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय स्टेटस जनरल क्या थी? एक सभा थी। और बाद में, क्रांति के बाद जो है, जब प्रजातंत्र की स्थापना होती है, तो स्टेटस जनरल का नाम क्या हो जाता है? नाम बदल दिया जाता है, उसका नाम हो गया नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। हाँ बच्चों देखिए आगे, वियना कांग्रेस 1815, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस की बैठक हुई कब थी? देख लीजिए, 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? अब वियना कांग्रेस जो बैठक हुई तो हुई क्यों, ये क्लियर होना चाहिए। वियना जो शब्द आया है, इसको जानिए, वियना है क्या? वियना जो है ऑस्ट्रिया देश की क्या राजधानी है? किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया, याद रहेगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी। अब वियना कांग्रेस की बैठक हुई क्यों?
अब वीना कांग्रेस में हुआ क्या, ये देखिए। पहले इसके पहले आपको जानना पड़ेगा नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का शासक था। देखिए बना कैसे। नेपोलियन देखा जाए एक महान सम्राट था, ये तो कंफर्म है। नेपोलियन एक महान सम्राट था कहाँ महान सम्राट, ये फ्रांस का बना, जिसने अपने व्यक्तित्व, किसके बल पे, व्यक्तित्व एवं कार्यों से क्या किया, पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। क्लियर हो गया, किसके बल पर, व्यक्तित्व और एवं कार्यों से क्या किया, पूरे यूरोप के इतिहास को क्या किया, प्रभावित किया। कंफर्म हो गया। और अपनी योग्यता के बल पर क्या हुआ, 24 वर्ष की आयु में क्या हुआ, सेनापति बना। अब सुनिए ध्यान से, होता क्या है कि जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है, क्या होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, और इस क्रांति में क्या होता है कि सफल हो जाती है, अर्थात राजतंत्र का खात्मा हो जाता है। और राजतंत्र का खात्मा होने के बाद प्रजातंत्र की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, प्रजातंत्र की स्थापना होती है। और जैसे ही प्रजातंत्र की स्थापना होती है तो कुछ दिनों के बाद यह मौका देखकर, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट मौका देखकर क्या किया, फ्रांस की गद्दी पर यह बैठ गया। क्या किया, और फ्रांस की गद्दी पर जब बैठा, कौन, ये नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ बैठा, फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और इसने पुनः क्या, पहले क्या था, देखिए इसका ट्विस्ट देखिए। पहले क्या हुआ, राजतंत्र आया, क्या आया, राजतंत्र का स्थापना, भाई राजतंत्र की था ही। उसके बाद राजतंत्र के स्थापना क्या आया प्रजातंत्र। क्या आया, प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र के बाद पुनः क्या आया, फिर राजतंत्र शुरू हो गया था। कैसे, अब सुनिए ये देखिए होंगे, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में होती है, और जिसकी वजह से फ्रांस का राजा मारा जाता है, फ्रांस से राजतंत्र स्थापना हो जाता है, उसके स्थान प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है। प्रजातंत्र की स्थापना के बाद क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट मौका देखते ही क्या किया, फ्रांस पर आक्रमण करके फ्रांस की गद्दी बैठ गया। और जब फ्रांस की गद्दी बैठ गया तो प्रजातंत्र को क्या किया, नष्ट करके उसने पुनः राजतंत्र की स्थापना करता है। कहाँ करता है, फ्रांस में करता है। क्लियर हो गया। और जब स्थापना हो गई राजतंत्र की स्थापना, तो बेटा याद रखना है आप लोग कि यह जो नेपोलियन बोनापार्ट है, पूरे धीरे धीरे फ्रांस के अलावा फ्रांस ही नहीं बल्कि जो है अगल बगल जितने भी देश थे उस पर इसने आक्रमण करके क्या किया, जीत लिया। अर्थात और एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना करता है, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। स्थापना करने के बाद इसने क्या किया, जनता के हृदय को जीतने के लिए इसने क्या किया, जनता पर विजय प्राप्त करने के लिए इसने एक संहिता बनाई। उसका नाम था नेपोलियन संहिता। क्या नाम था, नेपोलियन संहिता नाम था, नेपोलियन संहिता। ठीक है, नेपोलियन संहिता। और नेपोलियन संहिता कब बनी, यह बनी 1840 में। कौन बनाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया। नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता बनाई। कब बनाई, 1840 में बनाई। अर्थात नेपोलियन संहिता है क्या, एक कानून है। क्या है, उसने कानून बनाया था। याद मैं बहुत पहले बताया था, राजतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शासन होता है। लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। जिसके अंतर्गत आपको बता चुके हैं कि राजतंत्र में जो है कानून बनाना, कानून लागू करना, और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो दंड देने का काम, ठीक है ना, दंड देने का काम, तीनों काम जो है राजा ही करता था, राइट करता था। जबकि लोकतंत्र में क्या है, कानून कोई और बनाएगा और उसे लागू कोई और करेगा, और जो है दंड, यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो दंड देने का काम भी कोई और करेगा। बात समझे, अर्थात काम बटे हुए थे। लेकिन जो है राजतंत्र में उसने क्या बनाई, एक कानून बनाया। क्या बनाया, कानून बनाया। कब बनाया, 1840 में। ये बेटा नेपोलियन संहिता जो है वहां लागू किया जहां जहां इसका अधिकार क्षेत्र था। अर्थात फ्रांस में लागू किया, कौन, नेपोलियन संहिता। और जिन जिन राज्यों पर उसने अधिकार कर रखा था उस पर, वहां पर भी नेपोलियन संहिता लागू किया। अब देखा जाए, कहा जाए तो ये जो है नेपोलियन संहिता ही
एक तरह से कह सकते हो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद की भावना यहीं से पनपना शुरू हो जाती है। अर्थात एक समान कानून बनाया गया, एक समान कानून सबके लिए बराबर बराबर कानून बनाया गया। क्लियर हो गया? सबके लिए। और क्या किया? एक माप तौल की इकाई, एक ध्वज, बात समझ में आ रहा होगा, और एक कानून अर्थात पूरे फ्रांस में लागू किया गया। अब पहले क्या था? अलग अलग कानून था, अलग अलग नियम बनाया गया था। बताए थे फ्रांस का समाज दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था, निम्न वर्ग वालों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। तो क्या था? असमानता थी। लेकिन अब क्या हुआ? नेपोलियन संहिता के तहत क्या किया गया? पूरे फ्रांस में क्या हुआ? एक समान कानून लागू करके राष्ट्रवाद की भावना को पनपाता है। तो अब जरा सोचिए, जब यह लागू हुआ तो जनता इससे नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत खुश हुआ। समझ में आ रहा होगा? नेपोलियन बोनापार्ट से जनता क्या होगा? बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई कि राजा हो तो ऐसा हो। बात समझ रहा? राजा हो तो ऐसा हो। तो कहा जाता है इसके प्रसिद्धि की वजह से इसकी ताकत बढ़ती जा रही नेपोलियन बोनापार्ट की, और शक्ति बढ़ती जा रही, साम्राज्य इसका बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ? यूरोप के अन्य देश जो हैं, यूरोप के अन्य देश क्या होने लगे? अर्थात फ्रांस के अलावा यूरोप के अन्य देश जो है नेपोलियन बोनापार्ट से डरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? डरने लगते हैं। और जब डरने लगे तो कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति को कमजोर करने के लिए, या जो है इस पर जो है इसको कमजोर करने के लिए क्या किया गया? इसको कई देश के लोगों ने क्या किया? एक संगठन बनाकर कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। राइट? और एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध था? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध था। वाटरलू का युद्ध था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 ईस्वी में। कब हुआ? 1815 ईस्वी में। देख लीजिए, वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 ईस्वी में। और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को क्या है? बुरी तरह से क्या जाता है? पराजित हो जाता है बेचारा। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और जब पराजित हो जाता है तो उसके बाद इसको बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाकर इसको जो जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया जाता है। अब बेटा जरा सोचो, जब फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में जब यह बैठा गद्दी पर तो कब तक रहा? 1815 ईस्वी तक रहा बेटा। उसके बाद कहा जाता है पुनः जो स्थिति थी 1789 ईस्वी के पहले, बोर्बो राजवंश था ना एक, तो बोर्बो राजवंश का पुनः जो वंश था उसी को पुनः जो है राजा बना दिया जाता है। ठीक है ना? बना दिया जाता है। और यह सब फैसला कहाँ हुआ? यह फैसला होता है वियना कांग्रेस की बैठक होती है। क्या होती है? वियना कांग्रेस की बैठक होती है। उसमें कौन कौन भाग लिए थे? यूरोपीय देशों के कौन थे? राजदूत थे। उनका एक सम्मेलन हुआ, जो ये सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 18 सितंबर से लेकर 4 जून 1815 ईस्वी को जो वियना में आयोजित हुआ था। तो क्या होता है? इसी बैठक के तहत, वियना कांग्रेस की बैठक के तहत जो है तमाम जो है नेपोलियन जो बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता लागू किया था उसको जो है खारिज कर दिया गया, अर्थात इसको रद्द कर दिया गया। और पुनः जो 1789 ईस्वी के पहले जो कानून चल रहा था वही कानून पुनः लागू कर दिया गया। बात समझ आई है? ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए उसी के आगे उदारवादी। इसके बाद क्या आ गया? उदारवादी। देखा जाए जो फ्रांस में दो प्रकार की विचारधाराएं थी, एक उदारवादी विचारधारा था और एक रूढ़वादी विचारधारा था। समझिए इसको बेटा, हम जो है इसमें जो पढ़ा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक, अच्छा 10 का, इसमें विशेष ध्यान दीजिए कि कुछ चैप्टर कट गए हैं। ठीक है, तो अब हम तेजी के साथ जो है, बड़ी तेजी के साथ अब क्या करेंगे? अब पढ़ाएंगे, क्योंकि परीक्षा भी नियर अबाउट समय का टाइम टेबल भी घोषित हो चुका है, इसलिए आप लोग को अब पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा लिखते रहिए। अभी जो कठिन कठिन शब्द हैं सारा चीज़ मैं बताता चला जा रहा हूँ। आप लोग किताबों क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जैसा कक्षा 9 में आप लोग किए हो। राइट, और पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, और उसके बाद जैसा हम बता चुके हैं कक्षा 9 में वैसे ही प्रक्रिया से आपको करना है। ठीक है, लिखना है और नोट्स बनाते चलिए, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर देखते हैं हम क्या कह रहे थे?
फ्रांस में या पूरे यूरोप महाद्वीप में दो प्रकार की विचारधाराएं थी। एक उदारवादी विचारधारा, कौन विचारधारा? एक उदारवादी विचारधारा, एक रूढ़वादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा ये देखा जाए तो ये जो है रूढ़वादी, जो उदारवादी विचारधारा है यह किस पर आधारित थी? मूल्य पर आधारित। किस पर आधारित थी? मूल्य पर आधारित है और इसका अर्थ होता है आजादी। क्या चाहती है? आजादी चाहती है। कौन? उदारवादी जो विचारधारा थी, जो विचारधारा लोग थे वो चाहते थे आजादी, और आजादी के साथ साथ ये चाहते थे कि तेज बदलाव हो। क्या हो? तीव्र गति से समाज में क्या हो? परिवर्तन हो। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र हो उसमें जो है क्या हो? तेज से बदलाव हो, मतलब तेजी से, और तेजी से क्या चाहते थे? विकास होना चाहिए। ऐसा उदारवादी विचारधारा वाले लोग चाहते थे। तेजी से बदले सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जो भी राजनीतिक स्थिति है, और उसमें डेवलपमेंट भी, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सारे लोग क्या देते थे? प्राथमिकता देते थे। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे लेकिन जो रूढ़वादी विचारधारा थी ये बेटा, ये राजनीतिक दर्शन जो परंपरागत, किस पर आधारित थी? परंपरागत और जो स्थापित संस्थाएं थी उस पर, और रीत रिवाजें, जो रिवाजें थी, अर्थात जो रीत रिवाज थे जो पहले से चले आ रहे थे उस पर जोर दे रहे थे और कह रहे थे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो। बात समझे? मतलब रूढ़वादी जो विचारधारा थी यह चाह रही थी कि जो सिस्टम चल रहा है इसी सिस्टम से चले। बात समझ में आ रहा होगा? जो अर्थात जो पुराना रीत रिवाज है उसी रीत रिवाज पर शासन व्यवस्था हो, समाज हो, अर्थ हो, राजनीति हो, ये तमाम चीजें, और जो स्थापित संस्थाएं थी जैसे चर्च के द्वारा शासन करना, और जो विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है उनके द्वारा, और जो है रीत रिवाज, जैसे चर्च के पादरियों को विशेष क्या मिला था? विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। कुलीन वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, और ये नहीं मानना था कि जो कर है, जो कर कौन देगा? कर देगा सीधे कौन? अब देखिए आगे, और लेकिन नारीवाद क्या? ये भी विचारधारा है। नारीवाद क्या? विचारधारा ये क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात करते हैं। जो नारीवाद वाली विचारधारा थी ये कहते थे स्त्री और पुरुष क्या है? सामाजिक रूप से समान है, आर्थिक रूप से समान है, राजनीतिक रूप से क्या है? समानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं। कौन वाले? नारीवाद। अर्थात स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं चाहते हैं। कौन लोग? नारीवाद। और क्या बात? समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का ज्ञान कराते हैं। कौन? नारीवाद का। एक बार पहले तीनों फिर पूरा देख लीजिए। उदारवादी मतलब समाज में, फ्रांसीसी समाज में 3 प्रकार की विचारधाराएं थी। उदारवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा और नारीवाद विचारधारा। देखिए उदारवादी विचारधारा कैसी विचारधारा थी? आजादी चाहते थे। क्या चाहते थे? आजादी चाहते थे, और जो है तेज बदलाव, अर्थात समाज में तेज बदलाव और विकास को जो है प्राथमिकता देते थे। मतलब तेजी के साथ विकास हो और तेजी के साथ क्या हो? बदलाव हो। राइट? लेकिन रूढ़वादी वाले चाहते हैं जस्ट इसके अपोजिट। बदलाव कैसा होना चाहिए? धीरे धीरे होना चाहिए। विकास कैसा होना चाहिए? धीरे धीरे होना चाहिए। और जो विकास हो किस पर आधारित होना चाहिए? परंपरा पर आधारित होना चाहिए। जो स्थापित संस्थाएं हैं उनके द्वारा होना चाहिए, रीति रिवाजों पर आधारित होना चाहिए। लेकिन नारीवाद क्या कहता है? नारीवाद जो विचारधारा ये चाह रही थी स्त्री और जो पुरुष हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या है? समान है। इसलिए किसकी बात करते हैं? करते हैं महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराते हैं। वो क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या है, अब चैप्टर शायद खत्म ही होने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद 1 या 2 लेक्चर और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम फिर दूसरा पढ़ाएंगे। ठीक है? ओके, धन्यवाद।